सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है प्रवीण सिंह। दिल्ली की यात्रा सफल रही और बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं और उनसे मिलकर के यूँ बात कर लेना कि जैसे परिवार का कोई सदस्य ही समझा रहा हो और परिवार का ही कोई व्यक्ति अपनी समस्या रख रहा हो। ये समझना और समझाना, मिलना जुलना लोगों से बड़ा अलग अनुभव देता है और बहुत ही अच्छा अनुभव देता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। 3000 कार्यक्रम पूरे हो गए। अब आप लोगों को मैं वो कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूँ जिसमें मैं लोगों से यूं ही ऐसे ही बात करता हूँ। जल्दी ही वो कार्यक्रम भी लेकर के आऊँगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको इनकी कुंडली पे आने से पहले बताऊंगा इनकी कुंडली का पंचांग। इनका जन्म हुआ दक्षिणायन कार्तिक माह। इस वजह से सूर्य यहाँ कमज़ोर निर्णय देने लगते हैं, या कई बार यहाँ पे जो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है उसमें सूर्य बनते हैं 10वें स्थान के अधिपति और चंद्रमा बनते हैं 9वें भाव के अधिपति। इस कुंडली के लिए महत्वपूर्ण होते हैं देवगुरु बृहस्पति, मंगल, सूर्य और चंद्रमा। कमजोर बनते हैं बुध। इस कुंडली में शुभ ग्रह होने के बाद भी पापक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। और मार्केश के रूप में इस कुंडली में बनते हैं शुक्र और साथ ही साथ पापी भाव के रूप में एक्टिव होते हैं शनि। मतलब लग्नेश के परम मित्र नहीं होते हैं। इस कारण से जातक को शनि, शुक्र और बुध की दशाएं कई बार कमजोर जाती हैं। यह जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ सोमवार। ये व्यक्ति को शांति प्रिय और बहुत ही आसानी से कोई काम करने वाला बना देता है। यहाँ जन्म इनका परिध योग, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण में हुआ है। इस कारण से व्यक्ति कभी भी किसी के साथ शत्रुता नहीं मोलना चाहता है और हमेशा ही अपने फायदे की बात सोच करके व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है। इनकी कुंडली में इनका जो चंद्रमा है वो कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के होने के कारण यहाँ पे वो बनेंगे शुभ ग्रह। लेकिन एक बात जो अद्भुत होगी इस कुंडली में, क्योंकि इस कुंडली के धन भाव के अधिपति और इस कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, संतान में पुत्र और पुत्री दोनों का संयोग बनेगा। व्यक्ति का भाग्य बल बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ उसके पास धार्मिकता भी बनी रहेगी और साथ ही साथ व्यक्ति के पास पूर्वजों का बल भी रहेगा। निस्संदेह ये कुंडली धनवान और पुष्टिदायक है। अगर आपकी कुंडली में बुध अष्टम भाव के अधिपति होकर के 12वें में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति की निद्रा भंग होती है और कई बार व्यक्ति का व्यय असंतुलन में जाता है। अगर आपका धन आपका छोटा भाई तैयार करे या फिर छोटा भाई खर्च करे तो बहुत आनंद हो। इसके साथ साथ अगर व्यय किसी दूसरे गलत व्यक्ति के लिए खर्च न किया जाए तो इस कुंडली को बल मिलेगा। इस कुंडली में धर्म हमेशा ही धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति उच्च के और चतुर्थ भाव के अधिपति शत्रु के घर में और शत्रुता ही बरत रहे हैं। द्वितीय भाव के शनि व्यक्ति को 2 तरीके से धन अर्जित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। गंभीर काम करके वाणी का सुख और व्यक्ति को मोटा धन कमाना, मतलब गंभीर काम जिसमें बहुत सारे धन का आवागमन हो, ढेर सारा धन कमाए। ढेर सारा धन कब देते हैं शनि? जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे होते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति अगर उच्च के हों, जन्म कुंडली में कोई एक केंद्र का अधिपति बैठा हो, या जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति अगर किसी भी तरीके से पापग्रह के संपर्क में न हो तो बहुत अच्छी बात होती है धन आगमन के लिए। लेकिन अगर धन भाव में शनि बैठे हैं तो गंभीर काम करके धन व्यक्ति कमाता है। गंभीर बोलता भी है, मतलब कम बोलेगा, मितभाषी होता है। कड़वा, तीता और तीखा पसंद भोजन करने वाला होता है। कई बार कठोर बोलने वाला होता है, लेकिन बोलता बड़ा ही कम है, मतलब वो वाचाल नहीं होता। इस कुंडली के लिए चंद्रमा और मंगल एक साथ सप्तम भाव में उच्च के होकर के चंद्रमा बैठे हैं। मंगल लग्नेश और जन्म कुंडली के 9वें भाव के अधिपति चंद्रमा, मतलब लग्न के अधिपति अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव के अधिपति के संग किसी भी भाव में युति करेंगे तो अच्छाई ही देंगे, उसका नुकसान नहीं होगा। इस कारण से व्यक्ति का दाम्पत्य, व्यक्ति का डेली इनकम और साथ ही साथ उसकी दिनचर्या तीनों ही अच्छी होती है। उसका छोटा समाज, उसके आसपास रहने वाले लोग और वो प्रत्येक पल अपना सदुपयोग करने वाला होता है। कभी भी अपना समय नष्ट ना करे और हमेशा दाम्पत्य को नर्चर करने वाला होता है। क्लियर है?
तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, जहां का अधिपति शनि इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह के रूप में नहीं होते, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के वो तृतीय भाव के भी अधिपति होते हैं और धन भाव में बैठे हैं। तो माता से सुख तो मिलता है, माता के क्षेत्र से लाभ मिलता है और कई बार व्यक्ति को माता से अच्छा खासा धन भी प्राप्त होता है। परंतु चूंकि वो तृतीय भाव के भी अधिपति होते हैं और उन पे किसी शुभ ग्रह की और अन्य दृष्टि नहीं है, इस कारण से यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी भी होगी। लेकिन चूंकि लग्नेश शुभ ग्रह ही होते हैं और लग्नेश सप्तम में बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि अपने भाव पे है और मंगल यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से इस भाव के अधिपति को देख रहे हैं, यानी कि तृतीय भाव के अधिपति पराक्रम में तो मेहनत करके धन देंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति धन में तो व्यक्ति को माता से और मातृ क्षेत्र से धन मिलता है। इसके साथ साथ वो जमीन की खरीद बिक्री और फसलों के उत्पादन से, पेट्रोलियम सेक्टर से और कई बार मिट्टी के क्षेत्रों से धन कमाता है, बिल्डिंग मटेरियल और जमीन की खरीद बिक्री। इसके साथ साथ वो मार्केटिंग करके भी सौंदर्य प्रसाधन से, डेली नीड्स की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले क्षेत्रों से व्यक्ति धन कमा सकता है। उसके पास आसपास में लोगों की आवश्यकता को ढूंढने की आवश्यकता है और उसके बाद अपने हिसाब से अपना रोजगार उसके बल पे चुनने की आवश्यकता है। मतलब बाजार में निकलें, लोगों की ज़रूरतों को समझें। हो सकता है इससे आप पूरा करने में आपको 1 से 2 महीने से 3 महीने, 4, 5, 6 महीने लग जाएं कि आप जहां रह रहे हैं वहां की आवश्यकता किस चीज़ की है और फिर उस आवश्यकता को अपने दिमाग में डेवलप करके उस आवश्यकता की पूर्ति करता हुआ व्यक्ति समाज के यथोचित कृत्यों का निर्वाह करता है। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति समाज के बेसिक नेसेसिटी को पूरा करके अपना धन अर्जन करता है। मेहनत करके धन कमाना है। ये कुंडली भाग्यशाली जरूर है, लेकिन चूंकि गुरु राहु और केतु के संपर्क में है, उच्च के हैं, केतु के संपर्क में है, इस कारण से व्यक्ति को धन आगमन में थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ, पर निश्चित रूप से वो एक वक्त पे धनाढ्य व्यक्ति बनता है। क्लियर है? लाभ भाव वो भाव होता है जहां से आप लक्ष्य तैयार करते हैं और फिर उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसे काम त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, अगर अपने भाव से एक घर आगे बैठा है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े क्षेत्र से धन आगमन के योग बन रहे हैं और निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भी है। अब यहाँ पे आपको इनकी कुंडली में जो सबसे मजबूत भाव बना है उसको चर्चा में रख दूं तो भाग्य भाव, सप्तम भाव और इसके साथ साथ द्वितीय भाव नहीं, चतुर्थ भाव, ये दोनों ही भाव ठीक बने हैं। व्यक्ति के जीवन में चल अचल संपत्ति का योग शनि, मंगल और गुरु की दशाओं में बनेगा। संतान प्राप्ति का योग गुरु और चंद्रमा की दशा में बनेगा। करियर को बल चंद्रमा और सूर्य के साथ साथ बुध की दशा में मिलेगा। मतलब इन क्षेत्रों से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप इन महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर को चुन सकते हैं। इस कुंडली में सूर्य और शुक्र स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास व्यय के योग बनेंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, युवावस्था है, रोहिणी नक्षत्र है और जहां बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति या उस नक्षत्र का तो स्वयं वो अधिपति होता है, जहां बैठे हैं वृषभ राशि के उस भाव का अधिपति भी अपनी राशि का बैठा है और बहुत बढ़िया बैठा है। मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, वहां पे दोनों ही ग्रहों का क्लैश होगा, लेकिन वहां पे चंद्रमा के पास बल ज्यादा होगा क्योंकि वो पश्चिम दिशा है। हालांकि पश्चिम दिशा में चंद्रमा, मंगल और शनि बलवान होते हैं, उनको बल मिलता है। अब एक बात और भी जो समझने वाली है कि गुरु का प्रभाव लग्न पे है, गुरु का प्रभाव तृतीय पे है और गुरु का प्रभाव पंचम पे है। पंचम भाव पे पड़ने के कारण और लग्न पे पड़ने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होगा, यशस्विता बढ़ेगी, धर्माधिक बढ़ता है, धर्म कर्म का क्षेत्र उजागर रहता है। इसके साथ साथ उसका दाम्पत्य, उसका कम्युनिकेशन और उसका भाग्य बल, ये सब बढ़िया होता है। इसके अतिरिक्त उसके पास उसके पूर्वजों का आशीर्वाद और साथ ही साथ उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सदैव बना रहता है। अगर बुध की बात करेंगे तो आपकी कुंडली में बुध एक ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति विशाखा नक्षत्र का अधिपति गुरु उच्च का है, राहु केतु के संपर्क में, पर किसी पापग्रह में अन्य कोई पापग्रह उन्हें नहीं देख रहा है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन पे एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। धर्म, दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप आदि इन सब क्षेत्रों में शुक्र का बल भी बढ़िया रहेगा और बुध का बल भी ठीक है। शुक्र का प्रभाव इस कुंडली के लिए ठीक होगा पर व्ययशील होगा। गलत जगह पे पैसे ना जाए, गलत मित्रता में ना जाए, धुआं वगैरह ना लें, इसका ध्यान रखना होता है। सिगरेट, शराब वगैरह जो होता है, ये सब चीजें, धूम्रपान कहने का अर्थ है।
ये सब चीज़ होता है। इसके बाद आपको बता दूं तो शुक्र के बाद जो स्थिति शनि की बन रही है उसके आधार पे वो शनि आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, वो बलवान हैं और निश्चित रूप से आपको बल देने की स्थिति में हैं। परंतु अगर चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ को नहीं देखते तो ये अलग तरीके की परेशानी हो सकती थी। नवमांश कुंडली में जो यहाँ के दशम भाव के अधिपति है वो यहाँ के लग्नेश बन गए और वो लग्नेश होकर के जन्म कुंडली में अष्टम में। इस कारण से विवाह में कई बार मतभेद तो नहीं पर असंतुलन बनता है आर्थिक परिदृश्यों पे। और पंचम भाव के गुरु अकेले और जन्म कुंडली में शनि वृश्चिक राशि में, चंद्रमा मंगल और बुध जैसे 2-3 अच्छे सभी ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पे, दाम्पत्य बहुत अच्छा होता है, संतति का सुख व्यक्ति को अवश्य मिलता है और कई बार एजुकेशन थोड़ी बहुत बाधित होती है। अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी उच्च शिक्षा को थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ पूरी कर सकता है, ये भी बात है। दशमांशा कुंडली में लग्न में गुरु का बैठना, यहाँ त्रिकोण में गुरु का बैठना, यहाँ भी त्रिकोण में गुरु का बैठना, गुरु का लग्न में बैठ करके भाग्य को देखना, पंचम में नीच और सप्तम भाव, व्यापार निश्चित रूप से कर सकते हैं जो मैंने कहा है। खाने पीने से संबंधित कारोबार, स्कूल से संबंधित जितने भी सामग्रियाँ होती हैं उसका कारोबार। उसके बाद आपकी कुंडली में डेली नीड्स जो जनरल स्टोर होता है उसका, मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित सारे काम, खाने पीने से संबंधित सारे काम, ड्राई फ्रूट से संबंधित सारे काम, इसके बाद स्टेशनरी से संबंधित सारे काम, ट्रांसपोर्ट से संबंधित सारे काम, लुब्रिकेंट से संबंधित सारे काम, रबड़ से संबंधित सारे काम, टायर जो होता है, उसके बाद जमीन की खरीद बिक्री और बिल्डिंग मटेरियल, ये सारा काम आपकी कुंडली में बनता है। पर एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पे आप कई बार ब्रोकर का काम करके भी धन कमा सकते हैं, शेयर ब्रोकर का काम कर सकते हैं, टेंडर लेने का काम कर सकते हैं, लोगों को कुछ अलग से चीज़ें दिखा करके, घूम करके, जैसे टूरिस्ट गाइड वगैरह जो होता है उससे भी धन कमा सकते हैं। पहाड़, क्रेशर मशीन, इस तरीके से भी धन कमा सकते हैं। अपना फल का गोदाम बनाना, वो गोदाम बोलते हैं, और फलों का बगीचा तैयार करना, ये भी आपकी कुंडली में बनता है। क्लियर है? इस कुंडली के लिए राशि हमेशा से 9 अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए दिशा उत्तर बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए धन कमाने में पश्चिम और उत्तर की दिशा बहुत अच्छी रहेगी, वायव्य कोण। उसके साथ साथ आपकी कुंडली में लग्न ठीक है क्योंकि 6 डिग्री का है, उसको अनुभव की आवश्यकता है। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, आलस्य आपके पास नहीं है, आपके पास कन्विंसिंग कैपेसिटी है, आप शिक्षक भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग भी हैं, पर सूर्य अगर 12 में नहीं होते तो और भी मन लगता। पर इस कुंडली की समस्या क्या है? इस कुंडली का मन नहीं है लगता, इस कुंडली में इरेगुलरिटी होती है, इस कुंडली में व्यक्ति कठोरता से कोई भी निर्णय लेने में उसको संकोच होता है, कोई भी काम करना चलता है तो उसको लगता है कि पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। इस चीज़ से बचने के लिए लगातार 6 महीने तक भगवान के मंदिर का धोइए और वहीं बैठ करके पूजा करिए। क्लियर है? नक्षत्रों के आधार पे पुष्य, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, मृगशीरा और श्रवण के साथ हस्त और पुष्य, ये सब नक्षत्र कोई भी काम करने के लिए अच्छा रहे। मंगलवार और रविवार का दिन बहुत अच्छा रहे, ये सब चीजें बनती हैं। दशमांशा कुंडली केंद्र में तीनों घर खाली और धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में धन भाव को देखना, पर सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम को देखना व्यापारिक निश्चय देता है। और ये कुंडली निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न की कुंडली अच्छी होती है। वृश्चिक लग्न के लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, काम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, उनको बाहरी दबाव झेलना पसंद नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना काम बहुत ही शालीनता से करना चाहते हैं। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में अभी गुरु में राहु जब आएंगे 2032 में, 32 से लेकर के 34 तक की दशा कष्टप्रद होगी। एक दशा जो कमजोर होगी वो 26 के 5वें से 29 के नवंबर तक की दशा कमजोर हो सकती है। उसके बाद आपकी कुंडली में शनि की दशा में सावधानी आवश्यक होगी। और एक बात बता दूं तो शनि की दशा में लाजवर्त अवश्य ही पहन लीजिएगा, जो लाजवर्त आपको गुरु के राहु के अंतर में ही पहन लेना है। क्लियर है? इस कुंडली में सदैव ही बनेगा चंद्रमा का रत्न मोती और सूर्य का रत्न माणिक्य। पर अगर सूर्य का रत्न नहीं पहनना चाहते तो आपकी कुंडली में गुरु का रत्न भी पहना जा सकता है, पुखराज। क्लियर है? अब क्या बताऊं? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।